ओके, सो दिस सेशन इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। अगर कुछ आपको बाद में देखना है, दोबारा देखना है, तो यूट्यूब और आपको डायरेक्ट डीएम पे भी ये मिल जाएगा। ओके, सो वेलकम टू दिस लेक्चर। प्रीलिम्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम जो है फर्स्ट टाइम ऑफिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने किया था, बट दैट वाज अनदर प्रिपरेशन प्रोग्राम, तो वो थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड था, थोड़ा सा हम लोग उस समय उस मूड में नहीं थे, उस सीरियस मूड में नहीं थे। बट आज जो है एक स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन वे में हम एक प्रिपरेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो इस बार देखते हैं कि एक रोड मैप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले कुछ चेकलिस्ट हैं जो आपको चाहिए फॉर द नेक्स्ट 5.5 मंथ्स। उसमें सिलेबस आ जाता है आपका। सिलेबस इज पैरामाउंट। ओके, सिलेबस आपका आई डोंट केयर 4 अटेम्प्ट है कि 5 अटेम्प्ट है, हो सकता है ये आपका फाइनल अटेम्प्ट है, छठा अटेम्प्ट है, बट फिर भी सिलेबस जो है आपके साथ रहना चाहिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद सोर्सेज, कहाँ से पढ़ाई करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जिनका थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट हो चुका है, उनको भी ऐसा रहता है कि सोर्सेस क्या मेरे सही है कि नहीं, शुड आई चेंज माई सोर्स और नॉट। ओके, आई गेट अ लॉट ऑफ डीएम, आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि क्या इस समय पे सोर्सेस चेंज करना ठीक रहेगा कि नहीं। ओके, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हमें एक डिटेल्ड स्टडी प्लान चाहिए। सुबह में आप उठते हैं तो क्या आपके साथ ऐसा होता है आप 7 बजे उठे और डिसाइड करते करते 10-11 बज गए कि पढ़ना क्या है, 10-11-12 बज गए, समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है। उसके बाद लगता है दिन तो ऐसे ही खराब हो गया, लेट अस वेट फॉर टुमारो, और कल से हम अच्छी से पढ़ाई करेंगे, ऐसा जरूर लगता होगा। ओके, तो ये ट्रैप है, इसमें फंस जाओगे नेक्स्ट 5 मंथ्स में, बहुत पॉसिबिलिटी है इसमें फंस जाओगे। एक और चीज बताता हूं, अगर डिटेल्ड स्टडी प्लान आपके पास नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, और मुझे नेक्स्ट डे जब मैं 7 बजे या 6 बजे उठूंगा तो मुझे पहली चीज क्या पढ़नी है, तो देर इज अ वेरी गुड चांस यू आर गोइंग टू फॉल इनटू द प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रैप। और उसके बाद एक बार प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रैप में फंस गए, ट्रस्ट मी, ऐसा भी होगा, आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आपके घर वालों ने बोल दिया है कि इसके बाद तुम्हें मैं अटेम्प्ट देने नहीं दूंगा। ओके, या तुम अटेम्प्ट नहीं दे सकती हो, आपकी फिर भी पढ़ाई नहीं होगी और समझ नहीं आएगा कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसपे मेरा करियर टिका हुआ है। ओके, समथिंग आई वांट टू बी फ्रॉम चाइल्डहुड, उसके लिए मैं क्यों नहीं पढ़ाई कर पा रहा हूं, उसके पीछे का रीजन ये रहेगा, आपके पास एक डिटेल्ड स्टडी प्लान नहीं है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर आने लगेगा आपके ऊपर, इतना ज्यादा प्रेशर आने लगेगा दैट यू वोंट बी एबल टू हैंडल इट। एक प्रोक्रेस्टिनेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज टू मच प्रेशर। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि आप लेजी हैं, लेकिन इतना आप पे प्रेशर आ जाएगा दैट दिस इज गोइंग टू लीड टू इनएक्टिविटी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको एक डिटेल्ड स्टडी प्लान, आपने सब्सक्राइब किया है, आप इस प्रीलिम्स जो प्रोग्राम है उसका पार्ट है, ठीक है, 9:30 बजे की क्लास लगेगी, 2:30 बजे की क्लास लगेगी, उसके बाद आपको अपना एक प्लान रेडी रखना है कि ठीक है, जो डेली प्रैक्टिस शीट आ रहा है उसको मैं इतने बजे सॉल्व करूंगा, अपना सेल्फ स्टडी इतने बजे करूंगा, मेंस का कुछ पार्ट मेरा बाकी है उसको मुझे करना है, तो वो मैं कैसे मैनेज करूंगा। ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा। ओके, आपके लिए कोई कर नहीं देगा, ना आपको कोई बताएगा कि कैसे करना है। आई कैन ओनली एडवाइस यू कि भाई आप ऐसे पढ़ लें, ठीक है, यू कैन स्टडी लाइक दैट, यू कैन स्टडी लाइक दिस, लेकिन करना आप ही को है। ओके, और यहां पर एक चीज और है, एक माइंडसेट डेवलप कर लो दैट नोबडी ओज यू एनीथिंग। नोबडी ओज यू एनीथिंग, आपको कोई ओ नहीं करता है। यहां पर लोगों के 6-6 अटेम्प्ट, 8-8 अटेम्प्ट, 10-10 अटेम्प्ट निकल जाते हैं, एंड दे आरंट एबल टू डू एनीथिंग। ये दिमाग से निकाल दो कि मैंने 5 साल से तैयारी की है तो मुझे यूपीएससी ओ करता है एक मेंस लिखना, मुझे यूपीएससी ओ करता है इंटरव्यू देना, नहीं। ओ यूपीएससी डजंट ओ यू एनीथिंग, आप इनसिग्निफिकेंट हैं। इस चीज को दिमाग में डाल लें तो इससे पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। आपकी कोई औकात नहीं है, आप प्यारे हैं अपने माता पिता के लिए, यू आर वेरी वैल्यूएबल टू योर फादर एंड मदर, टू योर रिलेटिव्स, टू योर फ्रेंड्स, बट इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, इन द ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स आपकी कोई औकात नहीं है, ना मेरी औकात है, ना किसी और की औकात है। इस चीज को इस चीज को दिमाग में डाल लोगे तो हम्बल हो जाओगे,
और एक बार आप हम्बल हो जाओगे, आप आगे बढ़ सकते हो। ट्रस्ट मी, एक बार आप ह्यूमिलिटी के साथ पढ़ाई करोगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब मैं आगे चलता हूं। इमरजेंसी ऑप्शंस, इमरजेंसी ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक चीज देखो, इमरजेंसी कैसे आ सकती है। देखो, आई प्रे कि किसी का इमरजेंसी ना आए, लेकिन हो सकता है यू गेट सिक। ओके, हो सकता है। ऑलराइट, ह्यूमन बॉडी है, सिकनेस हो जाती है, ठीक है। मैं सिक हो सकता हूं, आप सिक हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता कोई नहीं सिक हो। ऐसा हम चाहेंगे कि कोई सिक ना हो, सब अच्छे से 5.5 महीने तक कर लें। तो उसके लिए आपको इमरजेंसी ऑप्शन देखना है। अगर मान लो कि 15 दिन तक आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उसके बाद कैसे मैनेज करोगे। तो कंटिजेंसी ऑप्शंस आपके पास रहने चाहिए। अगर आपको फैमिली ऑब्लिगेशंस हो गया, किसी की शादी में जाना पड़ गया लास्ट मोमेंट पे, ओके, कहीं पर किसी टाइप का ऑब्लिगेशंस होता है, उसको फुलफिल करना पड़ा, तब क्या करोगे। उसके लिए इमरजेंसी ऑप्शंस रहना चाहिए आपके पास कि अच्छा, मेरा अगर 15 दिन का पढ़ाई बर्बाद भी हो गया, तो आई कैन मैनेज लाइक दिस, विदाउट, ओके, विदाउट बर्डनिंग माई सेल्फ। मैं 15 दिन का या 20 दिन का जो शौक है उसको झेल सकता हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज है। इन पांचों चीज को, ये डॉक्यूमेंट वैसे मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। ये पांचों चीज को ध्यान रखना। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिलेबस आपको मैं बता देता हूं, ऑल्दो सबको पता है सिलेबस क्या होता है, सबको पता है सिलेबस क्या होता है। लेकिन इसमें देखो, सबसे पहले करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये क्या है आपका, ये है फ्रेंड्स आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आर नॉट करंट अफेयर्स। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, व्हाट डू आई मीन कि करंट अफेयर्स आर नॉट करंट अफेयर्स। अभी क्या हो रहा है, पहले यूपीएससी करंट अफेयर्स पूछता था और भर भर के पूछता था, लेकिन अब क्या कर दिया है, इसको इंटरट्वाइन कर दिया है। ओके, इंटरट्वाइन कर दिया है विथ योर स्टैटिक सब्जेक्ट। ओके, इसमें है क्या कि कोई न्यूज आया अबाउट सम रिपोर्ट, तो पहले यूपीएससी क्या करता था कि डायरेक्ट पूछ लेता था, बताओ ये कौन से इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जारी किया, या ये रिपोर्ट कहां से आया, इस रिपोर्ट में कितना परसेंट क्या बोला। अब यूपीएससी ये नहीं करता है, बिकॉज इट हैज बिकम टू सिंपलिस्टिक। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, व्हाई यूपीएससी डजंट डू लाइक दैट। अब क्या करता है यूपीएससी, सपोज पर्टिकुलर रिपोर्ट है, उसमें कोई आपका वो आ जाता है, कोई कंसेप्ट आ जाता है, उस कंसेप्ट को आपके स्टैटिक पोर्शन से जोड़ के, मान लो इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स के पोर्शन से जोड़ के, मान लो कि आपका ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी के पोर्शन से जोड़ के, या साइंस एंड टेक के पोर्शन से जोड़ के आपको दे देगा यूपीएससी। और फिर आपको वहां पर बैठ के उसको सॉल्व करना है, उसको टैकल कैसे करना है, ओके, वो भी बताया जाएगा। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया अलग है, इसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री आ जाता है, इसमें मेडिवल हिस्ट्री आ जाता है, और आपका इसमें ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री वो आ जाता है। और ये जो नेशनल मूवमेंट है, इसमें आपका गांधीयन मूवमेंट्स आ जाता है, ओके, और प्री गांधीयन स्ट्रगल वो आ जाता है। ओके, तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे कैसे करना है। आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है, यहां से ध्यान देना, हम इसी पे फिक्सेट हो जाते हैं। हमारा फोकस कहां रहता है ज्योग्राफी में, टू मच ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट। एल नीनो क्या होता है, साइक्लोन कैसे बनता है, वोल्केनो पढ़ रहे हैं। लेकिन यूपीएससी गेम खेल जाती है कि फिजिकल से कुछ ना पूछा, इकोनॉमिक्स से सारा क्वेश्चन आ गया, बताओ भाई टी कहां पर उगाई जाती है। एक क्वेश्चन था, इफ यू गाइज रिमेंबर, इन 2022 प्रीलिम्स, अगर प्रीवियस ईयर आपने देखा है, तो 2022 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन था कि टी कहां उगाई जाती है। और वो क्वेश्चन जो है, इट वाज डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी, इट वाज डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ऑप्शंस में था आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ओके, एंड वहां पर आपका था असम एंड ये हिमाचल प्रदेश। तो वो क्वेश्चन जो है आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ था। ओके, तो ये चीज जो है हमें देखने को मिली। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस,
कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा। इसमें क्या है कि हमारा रहता है लक्ष्मीकांत कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा, बट यूपीएससी हैज ग्रेविटेटेड फ्रॉम लक्ष्मीकांत। अब लक्ष्मीकांत से मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन। ओके, और लक्ष्मीकांत है क्या? फॉर द अनइनिशिएटेड आपको मैं बता दूं, लक्ष्मीकांत इज नथिंग बट द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये बात आपको पता थी? लक्ष्मीकांत कुछ नहीं है, सिर्फ समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मीकांत कोई जादू की पुड़िया नहीं है जिसको निगल के हम आगे बढ़ जाएंगे। इट इज जस्ट अ एक्सपैंडेड समरी ऑफ द बेयर एक्ट्स। ओके, जैसे उसका जो आप देखोगे कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट, वो एग्जैक्टली आपके कॉन्स्टिट्यूशन को मिमिक करता है। तो लक्ष्मीकांत इज नॉट समथिंग जैसे बाइबल बोला जाता है, गीता क्यों बोला जाता है? बिकॉज लक्ष्मीकांत को पढ़ने से आपका कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाता है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। यस फ्रेंड, जिनका जॉब है, ओके, उनके लिए भी हम बात करते हैं कैसे उनको कैसे करना है। ऑलराइट, तो बाद में, लेकिन थोड़ा लेटर, एट द लेटर स्टेज हम उसको जरूर टेकअप करेंगे, डोंट वरी। उसके साथ पंचायती राज है। ओके, तो पंचायती राज में 73rd, 74th अमेंडमेंट, 5th एंड 6th शेड्यूल, इसको करना ही करना है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसको करना ही करना है। ओके, इस चीज को ध्यान रखना कि साइलोज में प्रिपरेशन नहीं कर सकते। पंचायती राज है तो ऑब्वियसली इट विल बी लिंक टू द ट्राइबल राइट्स एज वेल, और ट्राइबल राइट से कंटिन्यूअसली एक क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, एक क्वेश्चन ट्राइबल राइट से आप चेक कर लो, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन ट्राइबल राइट से जरूर आता है। एंड इट इज समवॉट लिंक टू दी पंचायती राज वाला, बिकॉज उसमें आपको याद होगा एक पैसा एक्ट होता है, पंचायती राज का जो एक्सटेंशन है इन शेड्यूल एरियाज। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि साइलोज में प्रेप करना है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है सिलेबस सामने रखना कि ठीक है, इंडियन पॉलिटी तो कर लिया हमने। ओके, गवर्नेंस, उससे भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल। गवर्नेंस में होता क्या है, फर्स्ट एआरसी, सेकेंड एआरसी के रिकमेंडेशंस, पंची कमीशन उसके रिकमेंडेशंस। ओके, गवर्नर जो है वो आउट ऑफ स्टेट होना चाहिए। ऑलराइट, ये कहां लिखा है, कौन से में लिखा हुआ है? सरकारिया कमीशन। ओके, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये सारी कमिटीज है, ये आपके गवर्नेंस में आ जाता है और छोड़ के जाते हैं लोग। दे नोबडी मेक्स एन एफर्ट कि सारे जो उनके रिकमेंडेशन है उनको समराइज करके मैं आगे बढ़ जाऊं, कोई नहीं करता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात बताता हूं आपको, यू नीड टू डू एट लीस्ट 3 years वर्थ ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, जितने भी स्टैट्यूटरी लॉज आए हैं उनको हमें ब्रीफली करना है। अब यहां इसको कैसे करेंगे? ओके, क्लास में तो करेंगे, एज पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स प्रोग्राम तो आपको मिलेंगे नोट्स, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, क्लासेस होंगी। लेकिन अगर सपोज यू आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इफ यू वांट टू गो सोलो, आपके लिए मैं बता देता हूं, पीआरएस की वेबसाइट है, पीआरएस की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर बिल्स एंड एक्ट्स, ओके, उसका समरी मिल जाएगा आपको। और बिल्स आपको पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, बिल्स एंड एक्ट्स क्या करना है, पीआरएस के वेबसाइट पे बिल्स एंड एक्ट्स की समरी देख लो, और इंपॉर्टेंट बिल्स, और इंपॉर्टेंट बिल्स आप डिसाइड नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट बिल्स आप डिसाइड नहीं करेंगे, वहां पर देख लो कितने सारे बिल्स हैं। बहुत सारे बिल्स जो है जनरली कुछ रिपील होता है, कभी कभार कुछ बिल्स रिपील रिपील में आते हैं, उसको नहीं करना है, उसको हमें नहीं करना है। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट है, आईटी से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, विमेन्स राइट से रिलेटेड है, ओके, तो ये कहां पर आ जाएगा आपका, यहां देखो राइट्स इश्यूज में आ जाएगा। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी, यही है दोस्त, पॉलिटी वाले में पब्लिक पॉलिसी यही है। ओके, तो पीआरएस से आप कर सकते हैं, और जो सब्सक्राइब्ड है दे विल बी गेटिंग दैट 1 पेजर रिविजन शीट्स। ओके, दूसरी चीज, अब हम आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स जो है
इट्स अ मार्क्स फेचिंग ओके टॉपिक, क्योंकि इसमें ना कुछ कंसेप्ट्स रहते हैं जो एवरग्रीन है। ओके क्या मैं बोल रहा हूं, एवरग्रीन कंसेप्ट्स रहता है, उसको अगर कर लोगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चंस सेट हो जाएंगे। व्हाट डू आई मीन बाय एवरग्रीन कंसेप्ट्स? एवरग्रीन कंसेप्ट से मेरा मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन घटेगा तो क्या होगा। ओके गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो क्या होगी, घटेगी तो क्या होगी। इकोनॉमिक्स में एक आपको टिप देता हूं, 29 ईयर्स का क्वेश्चन कर लेना, और कभी कभार क्या होता है, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, एज इट इज रिपीट हो जाता है। आई हैव सीन 2001 का क्वेश्चन एज इट इज 18 साल के बाद रिपीट हो गया। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज है, स्टे इन टच, स्टे इन टच विथ द न्यूज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के साथ जितना भी आरबीआई ने क्या किया, ओके आरबीआई ने क्या डायरेक्टिव्स दिए, इकोनॉमी कैसी चल रही है, इकोनॉमी में कौन से कंसेप्ट्स हैं। ऑलराइट यू नो देयर आर सम एवरग्रीन कंसेप्ट जो अभी मैंने बताया। ओके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसका डिस्कशन हुआ, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। कोविड के समय, कोविड के समय सरकार ने स्टिम्युलस दिया था, और स्टिम्युलस का इकोनॉमिक्स पे क्या इंपैक्ट हुआ, स्टिम्युलस का इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट हुआ, दिस केम इन 2021। ओके और इकोनॉमिक्स को थोड़ा बांट लो। कैसे बांट लो, तो जैसे मृणाल सर का देखा है कैसे वो अलग अलग पिलर्स में आता है, वो बहुत अच्छा तरीका है पिलर्स में बांटना। अगर बैंकिंग है तो बैंकिंग को बांट लो। ओके बैंकिंग में देख लो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके रीजनल रूरल बैंक, ओके यस एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन सबको अच्छे से कर लेना। अब इसको कैसे करना है, क्लास में तो होगा, लेकिन अगर आउटसाइड द सिस्टम करना है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक गूगल में टाइप करना, यूपीएससी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक यूपीएससी अपने आप आ जाएगा। ओके और उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसमें आपको बता देता हूं किसका करना है, और ये हर चीज में कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स में, लेकिन इसमें दृष्टि का इज एक्सेलेंट। दृष्टि आईएएस का जो पोर्टल है, जो विकी जो उसका वो है वेबसाइट है, दैट इज द बेस्ट। उससे बढ़िया वेबसाइट कुछ नहीं है। ओके एंड दिस इज नॉट बिकॉज आई एम बायस्ड और एनीथिंग, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। दृष्टि आईएएस का वेबसाइट इज द बेस्ट, वहां से पढ़ाई करो। ओके अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी तरीके का, अगर आपको देखना है, बस आप क्या करना, अपना XYZ टॉपिक टाइप कर दो। जस्ट टाइप योर XYZ टॉपिक एंड पुट यूपीएससी एट द एंड। फर्स्ट जो रिजल्ट आएगा वो दृष्टि आईएएस का ही आएगा, या सेकंड रिजल्ट आएगा, उसको क्लिक करना और वहां से पढ़ जाओ। तो दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू। अदरवाइज यू कैन बैंक अपॉन की जो प्रोग्राम है उसमें आपको 1 पेजर नोट्स हर चीज पे मिल जाएंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड 1 पेजर नोट्स विथ एमसीक्यू। ओके जो आपको 1 पेजर नोट्स मिलेगा उसमें एमसीक्यू एम्बेडेड रहेगा। तो आप क्या करोगे, उस एक पेज के नोट्स को पढ़ लोगे, पूरा फैक्ट्स रहेगा, और लास्ट में एक एमसीक्यू जिसको आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके सो इससे जो है इकोनॉमिक्स में क्या करना है, कंसेप्ट प्लस करंट। कंसेप्ट हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कंसेप्ट हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और जो करंट है वो आपको करना पड़ेगा किससे, कोई सोर्स ले लेना, अच्छी सोर्स से कर लेना। ओके या आपको कोई कंपाइलेशन है उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके साथ एक और चीज है कि कोई 1 कोर बुक ले लो, मल्टीपल बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइदर गो फॉर रमेश सिंह, और रमेश सिंह की किताब आप ले सकते हैं, या आप मृणाल सर के नोट्स ले सकते हैं। मल्टीपल चीजें लेने की जरूरत नहीं है। और या आपको आईएसएसएफ का आपको कंप्रिहेंसिव नोट्स ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है संजीव वर्मा, आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर यू शुड गो फॉर दैट, अदरवाइज लेकिन यहां पर देखो कि
संजीव वर्मा सर की किताब से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके ओके, एक मिनट, आई थिंक ही इज नॉट कनेक्टेड। एनीवेज ठीक है, सो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बट आई हाईली रिकमेंड गो फॉर रमेश सिंह या मृणाल सर के नोट्स। इन दोनों में से कोई एक पकड़ लो, या आप वेट करो और आपको जैसे जैसे इकोनॉमिक्स का पहला ही है, बाय द वे थर्ड से लेके ओके 12th तक आपको इकोनॉमिक्स ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स पहले ही हम खत्म कर लेंगे 11-12 दिन में, ऑलराइट। और फिर April 1 से हम जो है इकोनॉमिक्स का रिवीजन भी कर लेंगे अलॉन्ग विद द ग्लोबल डेवलपमेंट्स, ठीक है। श्रीराम आईएएस का भी कर सकते हो, ठीक है, श्रीराम आईएएस का भी कर सकते हो। इट इज अ वेरी, मतलब काफी ज्यादा उसका नाम है, ओके, उसका नाम है मार्केट में। बट अगेन एक होता है ना कि मल्टीपल चीजों के पीछे मत भागो, मल्टीपल चीजों के पीछे मत भागो। देखो श्रीराम आईएएस का क्या था कि 2016-17 में काफी पॉपुलर हुआ था, ओके, 2016-17 में काफी पॉपुलर हुआ था। और उसके जो प्रिंटेड नोट्स थे, हैंड रिटन क्लासरूम नोट्स, वो बड़े पॉपुलर हो गए थे, बिकॉज यू नो सम टॉपर्स हैड सेड कि वो है। अब उस पे कैपिटलाइज करके नाउ दे हैव गॉन फॉर यू नो द एंटायर बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो अब वो कितना अच्छा है, ऑलराइट, और कितना वो कॉम्प्रिहेंसिव है, दैट आई कैन नॉट टेल यू। बट एट द सेम टाइम आई विल से, ऑलराइट, आई विल से कि जस्ट गो गेट द पीडीएफ ना, गेट द पीडीएफ एंड मेक अ डिसीजन। आज के डेट में, ऑलराइट, आज के डेट में आपके आपके हाथ में मिलता है सारा, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, उसको जरूर ले लेना, ठीक है। उसको और एक बार देख के और आगे बढ़ो, देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड जनरल साइंस। ओके, तो यहां पर क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना, पोल्यूशन प्लस ग्लोबल वार्मिंग, एक ये आपका हो गया। उसके बाद पॉल्यूशन प्लस ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद लेजिस्लेशन, उसके बाद क्या है, लेजिस्लेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओके, जनरली नेशनल लेजिस्लेशन जो है, तो नेशनल लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, उसमें आपका WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसके बाद एयर एक्ट, वाटर एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ओके, इसको हमें क्या है, वर्बैटिम पढ़ना पड़ेगा। वर्बैटिम से मतलब क्या है, उसका जो टेक्स्ट होता है जो सरकार रिलीज करती है, उसको पढ़ना ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इट हैज बीन माई एक्सपीरियंस कि जो बुक्स होती हैं उसमें मिस हो जाता है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्या होती है, मिस हो जाता है। तो आई हाईली रिकमेंड कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आप क्या है, वर्बैटिम जो सरकार रिलीज करती है लेजिस्लेशन, ओके, जो उसका एनेक्स्चर होता है, उसको जरूर आप देख सकते हैं एक बार, ताकि एक बार आप टैली कर लो कि जो किताब में लिखा हुआ है और जो सरकार रिलीज कर रही है उसमें कोई अंतर तो नहीं। उसके साथ साथ इनका अमेंडमेंट, अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ है, उसको पढ़ना जरूरी है, ओके। सो इसको आप कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद कंसेप्ट्स, तो कंसेप्ट्स के लिए क्या करना है, जो इकोलॉजी के कंसेप्ट्स हैं, दो चीजें कर सकते हो। पहला है, आप क्लास 12th के एनसीईआरटी ले लो, और क्लास 12th के एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर्स आर डेडिकेटेड टू इकोलॉजी, उसको जरूर से पढ़ लेना। वो कवर भी होगा क्लास में, आई विल बी कवरिंग दैट ऑल्सो, सो यू डोंट वरी। एंड बाय द वे आई हैव अ बायोलॉजी बैकग्राउंड, आपको मैं टेक्निकली समझा सकता हूं, और उसको बेटर वे में, उसको हम लोग MCQ के थ्रू भी कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा चीज है, आई हैव सेंट 150+ टर्म्स एंड कंसेप्ट बुक ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। क्या आपने देखा है उसको? आई विल सेंड इट अगेन, ग्रुप में पहले से है, ओके, उसको डाउनलोड कर लेना, अपने पास रखना, रोज 2 से 3 कंसेप्ट जो है उसमें से पढ़ के समझ लेना, ओके। और MCQ जो है मैं करवा दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। इसका सोर्स क्या रहेगा, इसका सोर्स रहेगा PMFIS, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस, ओके। कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा आपको, डोंट वरी, अभी फिर भेज दूंगा, सब भेज दूंगा, जितना भी सोर्सेज मैं बोल रहा हूं आपको एक बार फिर से मैं डाल दूंगा ग्रुप में, आप डाउनलोड कर लेना, शेयर कर लेना,
PMFIS कर सकते हो, उसके साथ करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो करंट अफेयर्स कैसे करना है फ्रेंड, वो मैं आपको दिखाता हूं। क्या आपको ये दिख रहा है द हिंदू का वेबसाइट? क्या द हिंदू का वेबसाइट आपको दिख रहा है? यस, ओके। तो यहां पर अगर आओ, यहां पर देखो, मैं गया यहां पर, और यहां पर मैंने क्या किया, आई हैव गॉन फॉर द साइंस पार्ट। ओके, साइंस पार्ट में गया, और फिर आप देखोगे यहां पर न्यूज है, ऑल राइट, और नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो आपको ये मिलेगा, शो मोर में जाना, तो शो मोर करते रहोगे, इसका मतलब पीछे आते रहोगे, बिल्कुल मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड का तो बिल्कुल मिलेगा। ओके, और उसके साथ यूपीएससी एसेंशियल वो भी मिलेगा आपको। तो जितना जितना शो मोर करते रहोगे उतना आप पीछे जाते रहोगे। अब जैसे यहां पर देखो, डेली क्विज है ऑन विंटर सोलिस्टिस, इसको मैंने क्लिक किया, और विंटर सोलिस्टिस कहां से मैं लिंक कर सकता हूं? ज्योग्राफी से लिंक कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? ज्योग्राफी से लिंक कर सकता हूं। तो मैंने ज्योग्राफी से लिंक कर दिया। ओके, और फिर मैंने विंटर सॉलिस्टिस पढ़ लिया, मेरा एक टॉपिक कंप्लीट। उसी तरीके से, ओके, उसी तरीके से आप देखते रहो। mRNA इजी टू कस्टमाइज इज द नेक्स्ट फ्रंटियर। अब mRNA क्या है? जनरल साइंस। ओके, बिल्कुल भाई, आप डिपेंड कर सकते हो। ऑल राइट, आई विल नॉट बी लेटिंग यू डाउन। mRNA जो है, mRNA जो है, अब वो आपका एक कंसेप्ट हो गया फ्रेंड्स। mRNA हैज बिकम अ कंसेप्ट फॉर यू। अब आप उसको, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी जो है, यूपीएससी जो है वो क्या करेगी, अब mRNA पे आपको जनरल साइंस का क्वेश्चन दे सकती है। उसी तरीके से आप अगर यहां देखो तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको याद होगा, आप लोगों को याद होगा, इफ यू गाइज रिमेंबर, तो एक हनी बी पे क्वेश्चन था, वैगल करके, वैगल जो डांस होता है कौन करता है? इस साल क्वेश्चन आया था, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। वैग हाउ हाउ यू हनी बी कैसे वैगल करती है? यस, वास्प और हनी बी, उसमें क्वेश्चन, उसमें ऑप्शंस था। वो कहां से आया था? वो आया था मार्च 2023 का न्यूज था, द हिंदू में, और इट वाज नॉट अवेलेबल इन द पेपर। आपके, आपको बता दूं मैं कि वो पेपर में अवेलेबल नहीं था, इट वाज अवेलेबल ऑन इट्स वेबसाइट। अब यहां देखो प्रॉब्लम क्या आती है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि एडिशंस होते हैं हिंदू के, एडिशन होते हैं कहां के? दिल्ली एडिशन, बेंगलुरु एडिशन, चेन्नई एडिशन, ओके, और कोची एडिशन। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, यहां पर है आपका इकोलॉजिकली रिच वेस्टर्न घाट्स, और दिल्ली में पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा डोमिनेट करता है। दिल्ली में क्या करता है? पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा डोमिनेट करता है। तो सपोज कोई नया स्पीशीज है जो कि वेस्टर्न घाट्स में खोजा गया, नया स्पीशीज है जो वेस्टर्न घाट्स में खोजा गया, तो उसका न्यूज बेंगलुरु, चेन्नई, कोची में आ जाएगा, बिकॉज इट इज क्लोजर टू द वेस्टर्न घाट्स। सो द हिंदू थिंक्स कि इट इज रेलेवेंट फॉर द रीडर्स, बिकॉज जो लोग रहते हैं बेंगलुरु में वो कुर्ग जाते रहते हैं, जो लोग रहते हैं कोच्चि में वो मुन्नार जाते रहते हैं। ओके, यस, द बटरफ्लाई क्वेश्चन, दैट रीजन। ओके, तो यहां पर आप मेरी बात समझे। आप दिल्ली में हैं भाई साहब, आप अगर दिल्ली में हैं, यू विल बी मिसिंग ऑन दैट न्यूज विच इज गेटिंग फीचर्ड इन बेंगलुरु, चेन्नई एंड कोच्चि, है ना? दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए मैं बोलता हूं बैंक ऑन द वेबसाइट,
वेबसाइट में क्या रहता है, ऑल इंडिया न्यूज, ऑल इंडिया न्यूज आपको मिल जाएगा। उसका अगर सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो तो खरीद लेना या शेयर कर लो। ओके, 1300 का सब्सक्रिप्शन रहता है, उसको 3-4 आदमी बांट लो, 200 200 250 रुपए हो जाएगा। या आप टेलीग्राम पे देख लो, टेलीग्राम पे क्या होता है, आपको सब्सक्रिप्शन देने वाले मिल जाएंगे। ओके, 250 रुपए में हिंदू का पूरा सब्सक्रिप्शन, वो ऐड आते रहते हैं ना टेलीग्राम चैनल्स पे, पेपर वाले। ओके, तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है विद व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट इकोलॉजी। एंड सेम गोज फॉर जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में एक ट्रेंड था कि डी, ऑल ऑफ द अबव को टिक कर दो तो सही हो जाएगा। डू यू गाइज रिमेंबर, अगर साइंस का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें डी को टिक कर दो, ऑल ऑफ द अबव, तो सही हो जाएगा। भाई यूपीएससी समझ गया है, यूपीएससी हमारी चतुराई समझ गया है 2019 से। दिस ट्रेंड हैज रिवर्स्ड। अब होता क्या है कि आपको यूपीएससी के कोचिंग आंसर की में ये जरूर बताते हैं कि आंसर तो डी है। आप भाई साहब बहुत खुश, यू आर वेरी हैप्पी कि मैंने तो डी मारा है। उसके बाद आपका सिलेक्शन भी मान लो हो जाता है, ठीक है, या सिलेक्शन नहीं होता है, जो भी है, बट प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो यूपीएससी डज नॉट रिलीज द आंसर की। और जब आंसर की रिलीज होता है, नो बडी बॉदर्स चेकिंग, बिकॉज उस समय प्रीलिम्स का, नेक्स्ट प्रीलिम्स का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या आप में से कोई चेक करता है? द आंसर इज नो, अनलेस एंड अनटिल सम टीचर, ओके, अनलेस एंड अनटिल सम टीचर टेल्स यू कि भाई ऐसी बात है कि ये नहीं हो रहा है और इसका आंसर डी नहीं होगा। आपको खबर नहीं है, आप यही सोच रहे हो कि डी आंसर मार दो, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव मार दो तो सही होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 2019 के बाद से, आफ्टर 2019 यूपीएससी हैज चेंज दिस पैटर्न। अब बहुत रेयरली, आई एम नॉट सेइंग कि वहां जाके डी मत मारना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो ब्लाइंडली कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बोलते थे, गेस्ट मास्टर बोलते थे, डार्क आर्ट्स सो कॉल्ड बोलते थे, डार्क आर्ट्स मास्टर, कि डी पे कर देना कुछ नहीं है। आई हैव सीन दैट। बहुत प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बंदा था, हु वाज टीचिंग दीज ट्रिक्स, और उसने कहा कि पढ़ना भी मत, साइंस के तो क्वेश्चन आप पढ़ो भी मत। ओके, अब वो बंदे ने क्यों ऐसी बात बोली मैं बताता हूं आपको। पहले ये समझ लो कि डी जो है ब्लाइंडली अब टिक नहीं करना है, उसके लिए यू नीड कंसेप्चुअल नॉलेज, you are required to have conceptual knowledge. Okay, any questions that you guys might have related to the syllabus? I have covered the syllabus for you. आगे बढ़े या कोई क्वेश्चन है आपको? एनीवन? ओके, चलो आगे चलते हैं। अब समझो प्रीलिम्स है क्या। अब ट्रेंड की बात करता हूं। एक बार क्या हुआ, एक थोड़ा सा छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं, समझ जाओगे व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस। अभी क्या हुआ कि एक डॉक्टर साहब थे, ठीक है, तो उन्होंने ना क्या 4 मेंस लिखा था फ्रॉम 2009 टू 2013। डॉक्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्टर है, और जो सीएमएस एग्जाम होता है ना उनका, कंबाइंड मेडिकल सर्विस, उसको निकाल के एक बड़े पोजीशन पे मेडिकल ऑफिसर है। अब क्या हुआ कि जब मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, व्हेन आई स्टार्टेड माय यूपीएससी प्रिपरेशन बैक इन 2020 इन कॉलेज, ओके, कोविड के समय हमने स्टार्ट किया था, तो मेरे फादर ने उन डॉक्टर साहब से मुझे मिलवाया था। और उनका कब था, 2009 से 13 का एक्सपीरियंस था। 4 मेंस लिखे, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट गेट सिलेक्टेड, 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचे। और उन्होंने मुझे बोला कि प्रीलिम्स तो पढ़ो मत, प्रीलिम्स अगर तुम सीरियस कैंडिडेट हो तो तुम्हारा प्रीलिम्स ऐसे ही निकल जाएगा। ओके, उन्होंने क्या बोला कि प्रीलिम्स तो पढ़ो ही मत, मेंस की तैयारी करो, और प्रीलिम्स लास्ट के 10 डेज में रिवीजन से निकल जाता है। अब उनका कहना गलत नहीं था, ही वॉज नॉट रॉन्ग, बिकॉज द एरा ही बिलोंग टू, जो एरा वो बिलोंग करते हैं 2009 से 2013 में, जब उन्होंने मेंस दिया था, जब उन्होंने इंटरव्यू तक गए थे, एक्चुअली में प्रीलिम्स वाज नॉट दैट डाइसी, इट वाज कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। और उस समय सीसैट के मार्क्स भी जुड़ते थे। ओके, तो होता क्या था, इंजीनियर्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, जिनका एप्टीट्यूड स्किल
वॉज वेरी गुड। वो क्या करते थे, 180 नंबर ले आते थे सीसैट में, 160 नंबर सीसैट में ले आते थे, और सीसैट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आता था। और उसके बाद 80-85 नंबर लाके अपना क्लियर कर लेते थे कट ऑफ। 10 दिन की पढ़ाई होती थी। उन्होंने झूठ नहीं बोला। द डॉक्टर हु आई वेंट टू मीट, उन्होंने झूठ नहीं बोला। एक्चुअली में जब उन्होंने एग्जाम दिया था, यही ट्रेंड था। लास्ट के 10-15 दिन रिवाइज करो, प्रीलिम्स के नोट्स होते थे, डाइजेस्ट डाइजेस्ट टाइप के नोट्स आते थे, और आपका निकल जाता था। द सिचुएशन नाउ हैज टर्न्ड ऑन इट्स हेड। उसके पीछे का मैं रीजन आपको अब डिस्कस करता हूं। अब वो जो डॉक्टर साहब की बात है, वो बिल्कुल भी अब एप्लीकेबल नहीं है। यहां देखो, 2015 का ये ट्रेंड है। ओके, ये जो है अगर आप देख सकते हो 107 नंबर, उसके बाद 116 नंबर तक चला गया। 2016 की बात है ये। अब यहां से देखो, उसके बाद नीचे लाया गया इसको, ओके, 105 पे। ओके, उसके बाद और नीचे लाया गया 98 पे, और नीचे लाया गया 90, फिर 2 साल सिमिलर रहा 98, फिर 92, फिर 87, फिर 88, और इस साल वी आर एस्टिमेटिंग कि 78 के करीब जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहा होगा। तो ये यूपीएससी कर क्यों रही है? यूपीएससी कर क्यों रही है? यहां पर देखो, हुआ क्या था, 116 नंबर जो था, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, दिस वाज रादर द टर्निंग पॉइंट। ओके, तो यहां पर हुआ क्या, दैट विजन का पीटी 365 से मेजॉरिटी क्वेश्चन आ गए। इस साल हुआ क्या था कि विजन के पीटी 365 से मेजॉरिटी क्वेश्चंस लड़ गए थे। उसके बाद एक और चीज हुई, दैट जियो रेवोल्यूशन, 4G के सिम्स बटने लगे, तैयारी बिकेम एक्सेसिबल टू पीपल। ओके, तैयारी जो है, इट बिकेम एक्सेसिबल टू पीपल। उसके बाद यहां पर था कि देयर वॉज अ एक्सप्लोजन ऑफ सीरियस पीपल हु वेर टेकिंग अप दिस एग्जामिनेशन। ऑल राइट, तो यूपीएससी, अब देखो समझो एक बात, यूपीएससी अब अगर अपने पुराने पैटर्न पे चलता, यूपीएससी अगर अपने पुराने पैटर्न पे चलता, तो आज के डेट में 150, 160, 170 कट ऑफ चला जाता। अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखो, इट इज कॉल्ड वर्ल्ड्स सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन आफ्टर द चाइनीज गाओकाओ। गाओकाओ होता क्या है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, जैसे आपका सीयूईटी होता है, उसी तरीके से चाइना में गाओकाओ होता है। तो यूपीएससी को कहा जाता है कि सेकंड टफेस्ट है। अगर यूपीएससी अपने आप को रीओरिएंट नहीं करती, तो जो अपना स्टैंडर्ड है, अपना जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन नहीं कर सकती थी। यहां यूपीएससी की भी गलती नहीं है। गलती यहां पर है यूपीएससी की कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, नाउ इट इज सो एम्बिगुअस दैट, ओके, मतलब यू आर नॉट सेपरेटिंग द व्हीट फ्रॉम द chaff। ओके, आप क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं ऊपर चावल, और देख रहे हैं कि कितना चावल बाहर गिरता है और कितना चावल अंदर गिरता है। ओके, सो प्रीलिम्स जो है, दैट्स व्हाई इट हैज बिकम सो डाइसी। ठीक है, सो ये चीज को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी है, दैट ओके 2000 ऐसा नहीं है यूपीएससी विल डू कोर्स करेक्शन, बिकॉज यूपीएससी कैन नॉट डू कोर्स करेक्शन। अगर 78 से इस साल का जो 78-80 के करीब कट ऑफ जा रहा है, अगले साल आसान कर दे तो फिर 116 भाग जाएगा। बिकॉज पीपल हैव बिकम यू नो एक्सपर्ट एमसीक्यू टेकर्स। आप जाओ, विजन का जो टेस्ट सीरीज है उसमें देखो, 150 लाने वाले, 160, 170 लाने वाले बहुत लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो 2015 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2014 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनको विजन का टेस्ट सीरीज, वाजीराम का टेस्ट सीरीज अपने बैक ऑफ दी हैंड की तरह पता है। कोई भी पेपर दे दो, 180 नंबर, 190 नंबर, ये आते हैं उनके 200 में से। अब भाई उनको
अनड्यू एडवांटेज ना मिले जो ऐसे टेस्ट टेकर्स हैं, इसके लिए यूपीएससी क्या कर रही है, डाइसी बनाते जा रही है, लेकिन उसमें भला किसी का नहीं हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। दूसरी चीज है, मैंने यहां बता दिया, ड्यू टू द राइज इन द नंबर ऑफ सीरियस एप्लीकेंट्स एंड अफोर्डेबल ऑनलाइन गाइडेंस, कट ऑफ जो है इट वाज बाउंड टू इंक्रीज, और यूपीएससी वाज फोर्स्ड टू मेक द प्रीलिम्स अनप्रेडिक्टेबल टू कीप द कट ऑफ एट ऑप्टिमम लेवल। भाई थोड़ा भौकाल तो मचाएगी ना यूपीएससी, यूपीएससी थोड़ा बहुत तो भौकाल मचाएगी ना, वही हो रहा है। ओके, अगर मान लो इट विल बिकम स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम, जैसे आपका सीडीएस है, सीडीएस क्या है, सीडीएस में ज्यादा कुछ नहीं है, मेन एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी इज टफ, सीडीएस इज नॉट टफ। ओके, अगर सीडीएस की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आप बैठ जाओ बिना तैयारी के, तो ओटीए का कट ऑफ निकल जाता है। ओके, अगर उस तरीके का यूपीएससी हो जाएगा तो किस बात का सेकंड टफेस्ट एग्जाम। ओके, तो वो भौकाल बनाने के लिए यूपीएससी ये सब कर रही है कि लोग बात करें कि भाई बहुत टफ पेपर आया था, तो 2024 में भी टफ पेपर आएगा, एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर। कितना भी रो लो, आंदोलन जीवी बन जाओ कि हम पिटिशन डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई एक बात बताता हूं सीधा सीधा, एक बात बताता हूं सीधा सीधा, कि कोई सुनवाई नहीं है यहां पर, देयर इज नो जस्टिस। कल को यूपीएससी 90 क्वेश्चन एम्बिगुअस दे दे, फिर भी पीपल विल बी गेटिंग सेलेक्टेड बिकॉज इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यूपीएससी रिक्वायर्स एक्स नंबर ऑफ सीट्स, it requires x number of candidate, it is going to fill the vacancy anyhow। कोई ना कोई आईएएस तो बनेगा जो फॉर्म भर रहा है, मेरी बात समझ रहे हो ना, इसलिए सुनवाई नहीं है, जस्टिस नहीं है। चुप बैठो, ध्यान लगाओ पढ़ाई में, रोना बंद करो, क्योंकि यू कैन नॉट फाइट द स्टेट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यू कैन नॉट फाइट इट। आप यूपीएससी से लड़ाई नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, ये ध्यान रखना। इसलिए बेटर है कि पढ़ाई कर लो। ओके, बेटर क्या है, आप पढ़ाई कर लो और ट्रेंड वगैरह जो है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। आपको ये दिमाग में लेके चलना है 24 में पेपर उतना ही टफ आएगा, और हो सकता है टफनेस इंक्रीज हो जाए रादर देन गेटिंग डिक्रीज्ड। यहां पर एक चीज हुई थी कि 21 में से 22 का पेपर आसान था, 2021 से कंपैरिजन में 22 का पेपर आसान था, बिकॉज आईआर के क्वेश्चन और मैपिंग के क्वेश्चन बढ़ा दिए थे। अब भाई मैप के क्वेश्चन 2022 में स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मैप के क्वेश्चन 2022 में स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, 2023 में मैप के क्वेश्चन नहीं बन रहे। अगर जो लास्ट ईयर वाले प्रीलिम्स प्रोग्राम में थे उनको याद होगा, भाई हमने यूक्रेन का मैप 2 दिन किया था, यूक्रेन का मैपिंग 2 दिन किया था, फिर भी हम में से मैक्सिमम लोग गलत करके आए थे यूक्रेन का बॉर्डर कंट्री पे। क्वेश्चन था कि यूक्रेन का कौन सा बॉर्डर कंट्री, भाई ऐसा क्वेश्चन दे दिया था, वहां बने ना बने। ओके, वहां पर मतलब ना उगलते बन रहा था ना निगलते बन रहा था, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया था यूक्रेन। ब्लैक सी में इतने कंट्रीज हैं, ब्लैक सी में वो कंट्री है, इधर नॉर्थ में ये कंट्री है, समझ नहीं आ रहा था बेलारूस कहां पर है और रशिया कहां पर है। तो यूपीएससी क्या कर रही है, अब सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी टफ करते जा रही है। इसका एक ही इलाज है, एंड दैट इज बीइंग थरो, एज थरो एज पॉसिबल। क्योंकि आप जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से नहीं लड़ सकते, कितने भी बड़े आप कॉमरेड बन जाएं, कितने भी बड़े आंदोलन जीवी आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाएं, यूपीएससी का स्टेट बैकिंग है। एंड आई एम मतलब ये बहुत अच्छी बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये रियलिटी है, अगली ट्रुथ है। जितना समझ लो उतना बेटर, रोने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यूपीएससी इज विल बी फाइंडिंग 15,000 पीपल टू राइट मेंस, और जब तुम रोगे यूपीएससी बोलेगा देखो 15,000 का तो सिलेक्शन हो गया, वो तो नहीं रो रहा। इसीलिए हेड डाउन स्टडी, 145 डेज के करीब बचा है, जरूर पढ़ाई करें आप। ओके, फाइनल थॉट मेरा क्या है,
complete the entire syllabus, do all the recommended sources. ओके यहां पर मेरा मतलब क्या है, एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया ईयर बुक 2013-14 में बहुत पॉपुलर था एस्पिरेंट कम्युनिटी में। 2013-14 में एस्पिरेंट कम्युनिटी में बहुत पॉपुलैरिटी थी इसकी, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन आना बंद हो गए तो लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन रिकमेंडेड में था ये कि भाई इसको पढ़ लेना। कोई पढ़ के नहीं गया। 2023 में 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली इससे आए। ओके एंड डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लीज। इस सब्जेक्ट को मत करो, आरओआई बेकार है। उस सब्जेक्ट को मत करो, आरओआई बेकार है। भाई सीरियस एस्पिरेंट की तरह बिहेव करो ना, सट्टेबाज की तरह क्यों कर रहे हो? हैं सट्टेबाज हो, सट्टा लगा रहे हो कि पढ़ाई करने आए हो, एग्जाम निकालने आए हो, है ना? समय है भाई आपके पास। 140 दिन बहुत होते हैं भाई, 90 दिन में प्रिपरेशन हो जाता है। आपके पास तो एक्स्ट्रा 50 दिन है। फिर किस बात का प्रोक्रेस्टिनेशन का, किस बात का? ओके तो ये चीज ध्यान रखना, एज मच एज पॉसिबल। ओके आप प्रैक्टिस करो, एज मच एज पॉसिबल रिवाइज करो। एग्जाम्पल बताता हूं, देवराया वन, भाई देवराया वन पे क्वेश्चन है, आया था डैम किसने बनाया है? डू गाइज रिमेंबर 2023 का क्वेश्चन था, देवराया द फर्स्ट ने डैम बनाया था तुंगभद्रा रिवर पे, याद आया? तो भाई मैं बताता हूं, मैंने 21 मई को 2023 को क्रैश कोर्स लिया था, उसमें मैंने 4 बार बोला था, याद रखना, देवराया द फर्स्ट, देवराया द फर्स्ट डैम बनाया था। भाई मैंने एग्जाम दिया 28 मई को, मुझे याद नहीं आ रहा था देवराया द फर्स्ट, मास्टर को याद नहीं आ रहा है देवराया द फर्स्ट था कि दूसरा था। उसके बाद फाइनली थोड़ा सा आफ्टर आई केम बैक, तब जाके माइंड में क्लिक किया एंड आई टिक्ड, ओके आई टिक्ड देवराया द फर्स्ट और सही हो गया। लेकिन समझ रहे हो भाई, जो बंदा पढ़ा रहा है वो, उसके लिए 7 दिन, उसके लिए 7-8 दिन बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, तो जो पढ़ रहा है उसका तो रिटेंशन और कम होगा। इसीलिए रिवीजन, कंसेप्ट समझना, स्पेस देके रिवीजन करना, शॉर्ट टर्म मेमोरी से एसटीएम से एलटीएम में कन्वर्ट करना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। आज के बाद मैं कभी नहीं भूलूंगा कि देवराया द फर्स्ट ने तुंगभद्रा पे डैम बनाया था, लेकिन उस समय मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में था कि देवराया द फर्स्ट ने इस पे बनाया था। ठीक है, तो ये जो चीज है आप उसको ध्यान देना। और एक और बात मैं आपको बताता हूं, इट्स मोर अबाउट कंट्रोलिंग योर नर्व्स, इट इज मोर अबाउट कंट्रोलिंग योर नर्व्स एंड अवॉइडिंग द रॉन्ग क्वेश्चन रादर देन गोइंग फॉर द किल। मैं बताता हूं एक बात, आप जाओगे 26 मई को, आप सेलेक्ट हो रहे हो या नहीं, ये फर्स्ट 15 मिनट में डिसाइड हो जाएगा। बिकॉज 99.99 99.99% पीपल दे लूज देयर मार्बल्स विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ये देखते हैं पीछे करके। यूपीएससी का ही एग्जाम है ना, कि कोई दूसरा एग्जाम देने आ गए। सो टेम्परामेंट जो है बहुत नेसेसरी है, टेम्परामेंट जो है वो बहुत नेसेसरी है। समझना कि 2 घंटे बहुत कम होते हैं, कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 घंटे कब निकल गए पता नहीं चलेगा। एंड यू विल बी लाइक, पता है तुम्हें इन्विजिलेटर पे गुस्सा आएगा, तुम्हें इन्विजिलेटर पे गुस्सा आएगा कि क्या बकवास कर रहा है, अभी तो पेपर स्टार्ट हुआ था। एंड यू विल लुक एट योर वॉच एंड यू विल बी हॉरिफाइड while seeing 11:15। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो टाइम ऐसे निकलेगा कि पता नहीं चलेगा। 2 घंटे बहुत कम होते हैं 100 इस टाइप के 100 क्वेश्चंस के लिए, जिसमें हर क्वेश्चन में सोचना पड़े।
इट इज नॉट लाइक योर अदर एग्जामिनेशन जहां पर सीधा सीधा है, सामने से क्वेश्चन है, ये ले टिक आंसर। यहां पर हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगना है, एनालिटिकल थिंकिंग लगनी है, और एनालिटिकल थिंकिंग इसमें भी लगनी है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है मुझे, कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है और कौन सा अटेम्प्ट करना है। ओके, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये चीज करना, बिहेव लाइक अ सीरियस एस्पिरेंट, ओके, डोंट बिहेव लाइक अ सट्टेबाज। अब थोड़ा डिटेल स्टडी प्लान में डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद आई विल स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन एंड आंसर। और कैन वी डू अ सेशन ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स टुमारो और डे आफ्टर टुमारो? नए साल में करते हैं, बिफोर द 3rd ऑफ जनवरी, बिफोर द 3rd ऑफ द जनवरी एक सेशन ले लेते हैं जहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, जहां पर आपको मैं बुलाऊंगा और ओपन सेशन रहेगा, सब आ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर देखो हिस्ट्री कैसे करनी है वो बता देता हूं। एंशियंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो हिस्ट्री को। मुझे कोई भी रोते हुए नहीं दिखना चाहिए कि एंशियंट मिडीवल बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूं, एमसीक्यू बैंक, क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं, रिवीजन नोट्स दे रहा हूं, और उसके बाद अगर कोई रोया कि बहुत टफ है और एंशियंट मिडीवल नहीं होगा, यू विल बी रिफंडेड और आपको किक आउट कर दिया जाएगा। आई विश एंड आई वॉन्ट, आई विश एंड आई वॉन्ट कि इस बार 26 मई को हम जाएं तो एटलीस्ट 90% क्वेश्चन, क्योंकि 100% ऑब्वियसली इसमें इतने सोर्सेज होते हैं, यू कैन नॉट डू 90% क्वेश्चन। 90% क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड। ओके, और आप 90% क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 9 तो कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। लास्ट टाइम भी बोला था, इफ यू गाइज रिमेंबर, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था एंड वी गॉट अ 9/11, आई थिंक यही था हमारा रेशियो लास्ट ईयर। इस बार 90% रहेगा, विल बी बेटरिंग आवरसेल्व्स। ओके, एक क्वेश्चन जरूर रहता है, वो जो नहीं, डिटॉल का कीटाणु 99.99 मार के जो 0.1% रहेगा, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये जरूर रहेगा कि एंशियंट मेडिवल कर लोगे। अब कैसे करना है, इफ यू आर गोइंग सोलो, उनको बता देता हूं, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले चॉक आउट दी क्रोनोलॉजी। ओके, चॉक आउट दी क्रोनोलॉजी, इससे मेरा मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन, द जनपद्स, द महाजनपद्स, द मौर्यन एम्पायर, sorry, the Magadhan, then the Mauryan Empire, the Gupta Empire, the Kushana Empire, उसके बाद the regional kingdoms, Devgiri of Siona, the Rashtrakutas, okay, the Pushyabhuti of Thanesar, उन सबको एक पेपर पे लिख लो। एक पेपर पे क्या करना है, लिख लो जितने भी किंगडम्स है क्रोनोलॉजिकली, इसके बाद कौन आया और कहां तक लिखना है। तो एंशियंट में इंडस वैली से लेके हर्षवर्धन तक, पुष्यभूति ऑफ थानेसर तक, और राजपूत किंगडम से लेके, दिल्ली सल्तनत से लेके डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, वो आपका हो गया मेडिवल हिस्ट्री। ओके, दूसरा क्या करना है आपको, क्रोनोलॉजी लिख ली, आप इंडिया को 4 जोन में डिवाइड करेंगे, इंडिया के मैप को 4 जोन में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके अब ये जो है 4 जोन में डिवाइड हो गया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब हर स्टेट में देखो, लिटरली हर स्टेट में देखो कि कौन सा मेजर डायनेस्टी है, उससे क्या होगा, आपका सिलेबस फूल प्रूफ हो जाएगा। अब मैं बताता हूं व्हाट डू आई मीन, इससे समझो कि मैं ओडिशा देख रहा हूं, ओडिशा में गजपति किंगडम, गजपति किंगडम, ओके, देन द गंगा डायनेस्टी, ओके, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, उसके बाद साउथ में तमिलनाडु में चोला, पंड्या, ओके, द विजयनगर नायर्स, ओके, उसके बाद केरला में द चेरा, मारथांड वर्मा। ये जो इंपॉर्टेंट किंग्स और डायनेस्टीज है उसकी लिस्ट बना लो स्टेट वाइज। ओके, इंपॉर्टेंट किंग्स महाराष्ट्र में सियोनाज ऑफ देवगिरी, द सतवाहानाज, ओके, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये सब कहां पर थे, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इस वाले रीजन में। तो रीजन वाइज गुजरात में सोलंकीज, ओके, ये सारा जो चीज है आप देख लो।
उसके बाद कन्नौज, अगर कोई इंपॉर्टेंट एरिया मिल जाए तो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। बंगाल देख लो, पाला, सेना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाना है विकिपीडिया पे आपको। विकिपीडिया इज द बेस्ट सोर्स, कोई कुछ कहे मैं मानता नहीं, बिकॉज आई हैव सीन क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम नोवेयर एल्स अदर देन विकिपीडिया। ऐसे किताब ढूंढते रह जाओ, खरीदते रह जाओ, 800 की किताब, 900 की किताब फ्री में। यूपीएससी पे टाइप करो पाला, पाला एम्पायर, टाइप करो सेना, ओके, और आपको पूरा वो जो पेज मिलेगा, पेज पे बैठो। आप लंच कर रहे हो उस समय बैठ जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हो, समझ लो, और उसके बाद वहां से जरूर से नोट्स बना लेना। और हाइपर लिंक्स हैं विकिपीडिया पे, जो हाइपर लिंक्स होते हैं उसमें आपको जैसे ठीक है, जैसे पाला का कोई रूलर है, द दिस रूलर इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, उसके हाइपर लिंक पे क्लिक करके और वहां जाके नोट्स बना लो एवरी डे। थोड़ा सा समय निकाल के, जब तक आप ये कर रहे हो एंशियंट और मिडिवल, आप क्या करो, 1 to 2 डायनेस्टीज, 1 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आपके नोट्स जो है वो फूल प्रूफ हो जाएंगे। अब हर डायनेस्टी आपके नोट्स में आ गई। सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्रोनोलॉजिकली अपने आप को असेंबल करो, और उसके बाद इंडिया को डिवाइड कर दो, और देखो कि हर स्टेट में, ओके, नई शेडी रहता है फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। विकिपीडिया इज शेडी फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। एक न्यूज आया था कि विकिपीडिया में 70% गलत कंटेंट है, वो रहता है कि पर्सनल पेजेस पे, पर्सनल पेजेस पे गलत रहता है, लेकिन जो एक्चुअल में हिस्टोरिकल वाला है या इस टाइप का जो अगर आप देखोगे उसमें ठीक रहता है। उसके लिए क्या कर सकते हो, अगर आपको आपने नोट्स बना लिए, आप उसको क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट टैली इट विथ योर बुक या गूगल कर लो। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, ओके, आपको अगर लग रहा है कि ऐसा नहीं है, कि मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो आप उसको टैली कर लो ना, गूगल सर्च, गूगल स्कॉलर से टैली कर लो। गूगल स्कॉलर में बुक आती है, ओके, ठीक है। आई होप एवरी ये क्लियर है। तो इससे क्या होगा, आपका सिलेबस जो है, एक आपके पास लिस्ट बन जाएगी ऑफ डायनेस्टीज। अब डायनेस्टीज में क्या पढ़ना है, यहां ध्यान देना, ध्यान से देखो। किंग्स, सिटीज, पोर्ट्स, कॉइन्स, ओके, न्यूमिस्मैटिक्स आपने देखा है ना, इंपॉर्टेंट कोर्टियर्स, कालिदास, ओके, चरक, ओके, ऐसे इस टाइप के लोग, आमिर खुसरो, जियाउद्दीन बरानी, ओके, इंपॉर्टेंट कंटेम्पररीज टू द किंग्स। अब इसमें कंटेम्पररीज कौन है, कंटेम्पररीज में आपके भक्ति सेंट्स आ गए। वो भी देखो कि अकबर का कंटेम्पररी कौन कौन था, क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लिटरेचर फ्रॉम द पीरियड, ओके, मेघदूतम कब लिखा गया था, ओके, चरक संहिता कब लिखी गई थी, रत्नावली कब लिखी गई थी, किसने लिखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ यस, फॉरेन फॉरेन ट्रैवलर्स वगैरह किस किंगडम में आए थे, इसको करना है, एंड दिस विल बी डन इन द प्रीलिम्स कोर्स जो कि स्टार्ट हो रहा है, ओके। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जैसे पर्शियन व्हील को क्या बोलते हैं, हुंडी क्या होती है, ओके, ये सारी चीजें, ओके, ये सारी चीजें। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कैसे करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपको डिकेड्स में डिवाइड कर दो, फ्रॉम 1800, 1800 से डिकेड्स में डिवाइड कर दो, या 1757 से डिकेड्स में डिवाइड कर दो। मतलब मेरा क्या है, अब देखो, जैसे 1820 से लेके 1830, 1810 से लेके 1820, ऐसे डिवाइड कर दो, 1910 से लेके 1920, और उसमें, उस डेकेड में, उस डेकेड में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं उसको नोट डाउन करो और उसको पढ़ाई कर लो राजीव अहीर से, ओके। तो यहां पर क्या है, 1810 से 20, 1813 का चार्टर एक्ट, ओके, देन एंग्लो नेपाल वॉर 1816, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर 1817 में कॉलेज बनना, ओके, आई थिंक हिंदू कॉलेज वाज फॉर्म्ड इन 1817। तो ये सब हमें पता चल गया कि 10 साल में ये चीज हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था,
1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या पॉइंट्स थे, उसके बाद 1820 से 30 के बीच में 1823 में एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट जो डिबेट था वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहां तक गया। ओके, उसके बाद विलियम बेंटिक, ओके, जो सती एबॉलिशन एक्ट 1829 कैसे स्टार्ट हुआ। तो क्या करो, अभी बताता हूं, 1 मिनट। ऑल राइट, ठीक है, तो यहां पर समझना, एक चीज बताता हूं आपको कैसे करना है इसको। फ्रॉम 1600, ये 1600 है क्या, थोड़ा सा ओवरलैप करेगा। ऑल राइट, यहां पर थोड़ा सा मेडिवल जो है वो मॉडर्न के साथ ओवरलैप कर रहा है, बिकॉज मैं मुगल को मेडिवल में काउंट कर रहा हूं। बिकॉज आए थे यहां पर, क्या हो रहा है 1600 से एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो रहा है। तो उसको 1600 से 1700 ऐसे पढ़ लो, 100 साल, 1700 से 1750। तो अब यहां देखना क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, बहुत अच्छी चीज है। 1600 से 1700 पढ़ लो तो विलियम हॉकिंस आया, कैप्टन कैप्टन हॉकिंस आया सूरत में, उसको आया, देन गोल्डन फिरमान उसको मिला, जो फिर जहांगीर से मिला। ये सारी चीजें जो है सब एक 100 साल पढ़ लो। उसके बाद 1700 से 1750 इसको पढ़ लो। उसके बाद 1750 से लेके 1800, ओके, टीपू के साथ जो वॉर हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, वॉरेन हेस्टिंग्स जो आया था, ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस जो आया था, ओके, ये सारी चीजें। उसके बाद फ्रॉम 1800, 1820, 20 साल का करते जाओ टिल यू रीच द गांधीयन फेज, जब गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से। और फिर वहां से 10-10 साल का डिकेड नाप लो, 1910 से 1920, उसमें क्या क्या हुआ था। ओके, आपका लखनऊ पैक्ट, आपका ये जो जितने भी कांग्रेस के सेशंस हुए थे सबको पढ़ना है। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गांधी जी का आना, चंपारण सत्याग्रह, ओके, उसके बाद रौलत एक्ट, जलियांवाला बाग। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये 1940 से 50 तक आप जाएंगे, जहां पर शिमला कॉन्फ्रेंस, वेवल प्लान, सीआर फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट, ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया का क्या इंपैक्ट रहा, आईएनए, ओके, ये सारी चीजें जो है इंडियन इंडिपेंडेंस तक आपने कर ली। ओके, सो इससे क्या है, आपका एक फूल प्रूफ सिस्टम बन गया कि मेरा कुछ भी मिस नहीं होगा हिस्ट्री में। आई एम नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग इन हिस्ट्री। भाई एक बात बताता हूं, ये जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला जो चीज है, दिस वाज ठीक ठाक इन 2015 और 16। उस समय स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, हम आगे बढ़ जाते थे। ये मत करो अब क्या है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, 29 साल के क्वेश्चन कर लेना, बिकॉज वेरबैटिम आते हैं, एज इट इज हैज बीन आस्क्ड। अभी एक एग्जांपल देता हूं, 2021 में आपको क्वेश्चन था, डू यू गाइज रिमेंबर मिताक्षरा और दया भाग। डू यू गाइज रिमेंबर दैट, मिताक्षरा और दया भाग। अब आप लगा भाई आया कहां से ये क्वेश्चन, भाई ये यूपीएससी पागल हो गई है, यूपीएससी कैसे पूछ रही है ये क्वेश्चन, हमें तो कभी कुछ नहीं पता चला था। भाई 1995 का क्वेश्चन है ये, 1995 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा होता, प्रीवियस ईयर करा होता, यू वुड हैव, ओके, यू वुड हैव बीन एबल, ओके, टू गेट दैट। तो ये चीज को ध्यान रखना है, ओके, इस चीज को क्या करना है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। Okay, don't fall into the trap of return on investment. Again, I'm saying behave like a serious aspirant. जुआरी गैम्बलर की तरह हरकत मत करो, ठीक है। क्या क्या इसका रिकमेंडेड सोर्स है, तो भाई एनसीईआरटी सारे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कितने दिन में होगी, एक दिन में भी कर सकते हो, 2 दिन 3 दिन में भी कर सकते हो, भाई आपको नहीं बोला है। ओके, ऑल राइट। और उसके बाद तमिलनाडु का जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसके नोट्स मैंने दे दिए हैं आपको, हैंड रिटन कॉन्साइज समराइज नोट्स जो है वो मैंने आपको दे दिया है, फिर दे दूंगा। अभी देख लेना, उसको शेयर करो, उसको खुद पढ़ो, उसके प्रिंट आउट निकालना है तो निकाल लो,
और उसको उस पे अपने नोट्स लिख सकते हो। ओके, उससे आपका हो जाएगा। उससे क्वेश्चन आया था मुजीरीज वाला, डू यू गाइस रिमेंबर? इस साल क्वेश्चन था पोर्ट्स वाला, मुजीरीज पोर्ट्स जो था वो डायरेक्ट नोट से ही आया था। ओके, यस, एंड एक्चुअली यस, वीएस जो कह रहा है मुजीरीज, तो आई थिंक श्रीवत्स या किसी ने मजाक किया था। मैं मुजीरीज पढ़ा रहा था लास्ट ईयर, इस बार प्रीलिम्स के पहले, तो किसी ने मुजीरीज बोला था तो हम हंस पड़े थे। उसी से सभी को याद था जिन्होंने क्लास अटेंड की थी। यस, अच्छा, अभी ने किया था। ओके, देन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहिर। उपिंदर सिंह जो है इसको क्लास में हम करेंगे, ओके, एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। देन कृष्ण रेड्डी जो है लास्ट ईयर इसी से नोट्स बने थे, तो इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो नोट्स में इंटीग्रेटेड पहले से। उसके साथ पूनम दहिया मैम है, आईआरएस उनका किताब है। ओके, राजीव अहिर है आईपीएस, उनका किताब है, उसको हम लोग कर लेंगे। ओके, पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत शुड फॉर्म द सोल ऑफ योर प्रिपरेशन। इंट्रोड्यूस करें डीडी बसु, ओके, इनटू योर प्रिपरेशन एज द क्वेश्चन हैव बिकम अ बिट डाइसी। और पेयर एक्ट जो है आप अमेजोन से मंगवा लो या जाके खरीद लो, 100 रुपए 150 रुपए की किताब, पतली सी किताब आती है, कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज, और उससे टैली करते रहो। करना क्या है, इंटायर सिलेबस कंप्लीट कैसे करोगे? आर्टिकल वाइज। आर्टिकल वाइज से मेरा मतलब क्या है, आर्टिकल 13 पढ़ा, उसको अच्छे से कंप्लीट करो। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू ऐसे होता है। आर्टिकल 14, अच्छा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ओके, इसमें ये वाला भी कंसेप्ट है। अच्छा, अमेरिकन में ऐसे होता है, ओके, ड्यू प्रोसेस ये होता है, ऑलराइट, प्रोसीजर एस्टैब्लिश ऐसे होता है। आर्टिकल वाइज करते रहोगे टिल द लास्ट आर्टिकल, कुछ नहीं छूटेगा पॉलिटी में। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि पॉलिटी में कुछ नहीं छूटने वाला है आपका, अगर आर्टिकल वाइज कंप्लीट कर लिया। उसके साथ गवर्नेंस पोर्शन पे फोकस करना है, ऐसा नहीं जाने नहीं देना है। जितने भी कमिटीज है, कमीशन से, एआरसीज है, उसको पढ़ना है, टाइम निकाल के पढ़ना है। उसके बाद रीसेंट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, उनको भी पढ़ना है। जितने भी श्रेया सिंघल केस हो गया, पुट्टास्वामी केस, पुट्टास्वामी केस जो है, राइट टू प्राइवेसी 2021 में एज इट इज क्वेश्चन आ गया था। 2017 का जजमेंट, 2017 का जजमेंट और 2021 में क्वेश्चन आ गया। तो आपको मैंने भेज दिया है इंपॉर्टेंट जितने भी सुप्रीम कोर्ट के लेजिस्लेशंस है, उसका डॉक्यूमेंट मैं भेज चुका हूं। सर्च फॉर इट, या मैं फिर से भेज दूंगा। ओके, और वो जो चीजें हैं, ओके, वो जो चीजें हैं वो आपको पढ़नी जरूरी है। ऑलराइट, लीगल कमिटीज, ओके, अवस्थी, जैसे अवस्थी लॉ कमीशन, जस्टिस अवस्थी लॉ कमीशन, उसने क्या क्या बोला है। इस साल एक और प्रॉब्लम है हमारे साथ पॉलिटी में कि भारतीय न्याय संहिता, ओके, भारतीय न्याय संहिता जो है वो भी आ गया है, तो उसको डिटेल में करना पड़ेगा। उसको सारा मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। एनसीईआरटी कर लेना, क्यों? बिकॉज एनसीईआरटी जो है आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो बनाएगा। क्या क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेयर एक्ट, सारे एनसीईआरटीज देख लेना, मैंने दिया हुआ है, किया जाएगा इसको क्लास में बकायदा। इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, सुभाष कश्यप भी मैंने डाला हुआ है, वो मैं करा दूंगा आपको। अगर आपके पास समय पड़ेगा तो आप खरीद के, पतली किताब है, खरीद के देख सकते हो। ओके, 100-150 रुपए की मिलती है अमेजोन पे, 150 आई थिंक, 200 मैक्सिमम। और प्रीलिम्स के 29 ईयर्स थीम, बिकॉज 1 से 2 क्वेश्चन वर्बैटिम रिपीट होते हैं। ठीक है, ऑल राइट। इकोनॉमिक्स कैसे करना है, कंसेप्चुअल और करंट मैंने बता दिया था कैसे करना है। कंसेप्चुअल पोर्शन और करंट पोर्शन में आपको डिवाइड करना है। इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, हर साल क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये जरूर करना है। उसके साथ करंट पोर्शन, सीबीडीसी क्या है, सीबीडीसी का क्या क्या, ओके, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, हाउ इट वर्क्स, ऑल राइट। इट्स अ यू नो इट्स जस्ट लाइक अ सुभाष कश्यप जो है, इट्स जस्ट लाइक अ समरी, आप ऐसे कह सकते हो। उसमें बताया गया है, ओके, बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फंक्शन कैसे करता है, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है, पार्लियामेंट के रूल्स क्या क्या है। ओके, ठीक है। देन आरबीआई के डायरेक्टिव्स जो है उस पे आपको ध्यान रखना है। पीआईबी जो है उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के न्यूज है, वैसे पीआईबी का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, वीकली कंपाइलेशन और मंथली कंपाइलेशन और ईयरली कंपाइलेशन, ये तीनों चीज आपको दी जाएगी। ऑलराइट, उसके साथ वीकली थोड़ा कम मिलेगा, मंथली और आपको
मंथली और ईयरली वो जरूर मिलेगा फ्रॉम 2021 टिल 2024 मार्च। ओके, उस समय का पीआईबी आपको दे दिया जाएगा जब समय आएगा। कोई भी एक सोर्स उठा लो, उसको अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एज क्वेश्चंस आर ऑफन रिपीटेड। एक क्वेश्चन था शेड्यूल कमर्शियल बैंक से रिलेटेड, वो आया था, मैंने बताया ना 2001 में आया था, और सेम टू सेम 2019 में रिपीट हो गया था। तो ऐसा भी होता है, तो ये फ्री मार्क्स हैं, फ्री मार्क्स को जाने नहीं देना। ओके, जब फ्री में कुछ आता है ना, उसको दोनों हाथ से ले लिया जाता है। ओके, इस चीज को आप ध्यान रखना कि फ्री की चीजें मना नहीं की जाती हैं। ओके, उसके बाद इसमें क्या करना है, क्लास 9 इकोनॉमिक्स, क्लास 10 इकोनॉमिक्स अभी स्टार्ट होगा, थर्ड से यही स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्लास 11 इंडिया इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की, इसको अच्छे से कर लेंगे, इसके आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद रमेश सिंह की किताब है, उसको आप उसको कर सकते हो, या मृणाल सर। मैंने मृणाल सर का नहीं लिखा बिकॉज थोड़ा सा अगर आप लिख देते हो तो लिटिगेशन वाला इशू हो जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी राइल्ड अप ऑर्गेनाइजेशन इन दिस रिगार्ड। ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, हो सकता है बोले कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्यों देख रहा है, लेकिन मृणाल सर का भी अच्छा है, इसलिए मैंने नहीं लिखा उसके लिए, वो अलग बात है। उसके बाद आईएसएसएफ का एसेंशियल वर्कबुक है, उसको देख लेना, मैं अभी फिर भेज दूंगा। उसमें मैंने 100+ कंसेप्ट, 115 कंसेप्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड समझाए हुए हैं, उसको जरूर देखना। उसके साथ 29 ईयर्स का थीम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्लास में कराया जाएगा। यस, इट इज विंडिक्टिव, इट इज थोड़ा लिटिगेशन का इशू है, इसीलिए आई एम अवॉइडिंग दैट। ऑल राइट, और अभी बीइंग एन एस्पिरेंट माई सेल्फ, आई डोंट नाइदर हैव द रिसोर्सेज नॉर हैव द एनर्जी नॉर द टाइम, ओके, टू फाइट। अब देखो, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी वो बता दिया था कैसे करना है, एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी, पीएमएफ आईएस एनवायरमेंट, इन दोनों में से कोई एक करना, आइदर पीएमएफ कर लो या शंकर कर लो, दोनों करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, आपका आप ही का जो एफर्ट है वो डबल हो जाएगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की कंसेप्ट बुक है, आप में मैंने 165 उसमें मैंने कंसेप्ट समझाए हुए हैं, वो अभी मैं दे देता हूं आपको ग्रुप पे। और 29 ईयर्स का थीम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करना क्या है, लेजिस्लेशन पढ़ना है हमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, कन्वेंशंस पढ़ने हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद आप ये देखो, यूएनएफसीसी समिट, रियो समिट, सीओपी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीओपी में क्या डेवलपमेंट हुआ है, हम ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, एक्चुअली में बैठ के आपको देखना होगा कि सीओपी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कराया जाएगा आपको, डोंट वरी। जनरल साइंस में क्या है, क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक, आई हैव अ बैकग्राउंड, आई टोल्ड यू आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन बायोटेक, आपको मैं पढ़ा दूंगा। केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक, ओके, उसमें केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वगैरह नहीं पढ़नी है, इनऑर्गेनिक नहीं पढ़नी है, आपको क्या पढ़ना है, ओके, जनरल साइंस से रिलेटेड ये करना है। उसके साथ साथ मैं आपको क्या कराऊंगा, सीएपीएफ सीडीएस, जियोलॉजिस्ट, और जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स हैं उनका प्रीवियस ईयर। तो एक क्वेश्चन याद है आपको कि स्टोव पे अगर आपने कवर करके रखा हुआ है, अगर स्टोव पे आपने बर्निंग स्टोव पे एक उसको कवर करके रखा हुआ है पतीले को, तो उसका क्या इंपैक्ट रहेगा, ये क्वेश्चन आया था 2021 में। डू यू गाइज रिमेंबर दैट? ये प्रेशर कुकर से रिलेटेड, एरिया प्रेशर, यस, फ्लेम वाला, ये था 2014 के सीएपीएफ का डायरेक्ट क्वेश्चन। सीएपीएफ से यूपीएससी ने डायरेक्ट उठा के 2021 में पूछ लिया था। तो इसलिए मैं क्या करूंगा इस बार, आपको यूपीएससी के सीएपीएफ के 10 ईयर्स, सीडीएस का 10 साल, जियोलॉजिस्ट एग्जाम का 10 साल, सीएमएस का जनरल साइंस का 10 साल का पेपर, उसको हम लोग एनालाइज करके और क्लास में कर लेंगे कंसेप्ट्स, ताकि जो वर्बैटिम क्वेश्चन है यूपीएससी के सिस्टर एग्जामिनेशंस के, उसको हम लोग कर पाए। ठीक है, ओके, यस। अब यहां पर देखो, अभी ने एक बात इंपॉर्टेंट कही है, अभी ने एक इंपॉर्टेंट बात क्या कही है कि क्या होता है ना, मान लो 2023 में कोई क्वेश्चन आ गया, 2023 में कोई क्वेश्चन आ गया, तो ये ना
पब्लिशर्स और कोचिंग वाले पता है क्या करते हैं? पब्लिशर्स और कोचिंग वाले अपडेट कर देते हैं तुरंत, एक अपडेटेड वर्जन ले आते हैं, और उसके बाद 4-5 महीने के बाद एस्पिरेंट्स को बेवकूफ बनाते हैं कि देखो मेरे ही किताब से क्वेश्चन आया। और जब आप देखोगे उनका पहला पेज किताब का, तो उसमें अपडेटेड वर्जन 2023। अब 2023 में कब था? क्या जून में आपने किया या जनवरी में किया? बहुत मैटर करता है दोस्त। जनवरी में किया तो इसका मतलब आप जेन्युइन है सर, और अगर जून में किया तो आप बेवकूफ हैं। आप खुद बेवकूफ हैं और एस्पिरेंट्स को भी बेवकूफ समझते हैं। इसमें नहीं फंसे। अब यहां पर एक और चीज है, सपोज एक क्वेश्चन आया, वन क्वेश्चन फ्रॉम XYZ सोर्स विच इज नॉट ऑफन कोटेड, उसको बोला नहीं जाता है कि इसको फॉलो करो, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया किसी साल। अब क्या है, एस्पिरेंट कम्युनिटी जो है उस क्वेश्चन को कर रही है। आई हैव सीन दैट पीपल, कोचिंग पीपल शेमलेसली एडवोकेटिंग फॉर देयर किताब, बिकॉज देखो एक क्वेश्चन यहां से लड़ गया। भाई मेरे, अगर मैं भी 10,000 पन्ने का नोट्स तुम पे डंप कर दूं, आज के डेट में 10,000 पन्ने के मैं नोट्स बना दूं कॉपी पेस्ट करके इंटरनेट से, और तुम पे डंप कर दूं, तो भाई लड़ेगा ना कहीं। मैं भी बोलूंगा 60+ क्वेश्चन फ्रॉम माई कोर्स। पढ़ाया था क्या मैंने क्लास में? MCQ कराया था? नहीं कराया था। मैंने क्या किया था, पूरे इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके तुम पे डंप मार दिया। अब एस्पिरेंट तो पढ़ेगा नहीं, उसके पास तो ऐसे ही शॉर्ट टाइम है, सीसैट भी करना है उसको, ठीक है? ये चीज है। हैव यू गाइज अंडरस्टूड दिस? अब मैं थोड़ा सा सीसैट पे बात कर सकता हूं आपसे? आई एम फीलिंग लाइक अ MLM स्कैमर। आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट? ओके, 2 जोड़ो 4 जोड़ो, वो वाला सिचुएशन है, ठीक है? एनीवेज, ओके, एनीवेज सीसैट पे बात करते हैं। अब मुझे बे यार, एनीवेज चलो सीसैट पे देखो। आई हैव नेवर फेल्ड सीसैट, आई हैव नेवर फेल्ड सीसैट, एंड ऑलवेज माय मार्क्स हैज बीन मतलब सेफ रेंज में रहा है। ओके, 110 तक गया है मेरा सीसैट में। ऑलराइट, अब यहाँ पर सुनो क्या है, मेरा मैथ्स बहुत बेकार है। सीसैट में मेरा मैथ्स बहुत 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 रद्दी है, वाहियात है। ओके, आई एम अ बायो स्टूडेंट, मेरा बायोलॉजी में बैकग्राउंड है, एंड मैथ्स वाहियात है, फिर भी मैं आज तक सीसैट कभी, बहुत हमेशा कंफर्टेबली निकल जाता हूँ। इस साल भी 15-20 मार्क्स से 90 के करीब मेरा स्कोर बन रहा था, जब सीसैट में ऐसा कहा जा रहा है कि 4.5 लाख बच्चे फेल हो गए। उसके पीछे का रीजन बताता हूं मैं, पता है क्या है? उसके पीछे का रीजन है औकात। मैं औकात नाप के चलता हूँ। ओके, आई नो माई वर्थ, कि मुझे मैथ्स नहीं आएगा। इस साल हुआ क्या था कि जो मैथ्स है वो बहुत डिफिकल्ट आया था। डू यू गाइस रिमेंबर? जिन्होंने इस साल पेपर दिया था, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आया था, करने लायक नहीं था। ओके, अब मुझे पता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, बिकॉज मुझे पता था आसान आए या टफ आए, आसान आए मैथ्स या टफ आए, मुझसे तो बनना ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स तो मेरा बेकार ही है। मैंने 11th क्लास में बायोलॉजी इसलिए ली थी क्योंकि मेरा मैथ्स वीक था। मैंने 11th क्लास में बायोलॉजी इसलिए ली थी क्योंकि मेरा मैथ्स वीक था, इसीलिए आई हैड टू आस्क अभिनव। अभिनव को बोलना पड़ा, भाई मैथ्स पढ़ा दे, सीसैट के लिए मैथ्स पढ़ा दे। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, और मेरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग है। आई कैन रीड द एंटायर थिंग इन फ्यू मिनट्स। तो मैं करता क्या हूं? ओके, मैं करता क्या हूं, मैंने किया क्या? मैंने सबसे पहले धावा बोला रीजनिंग पे, मैथ्स तो छुआ ही नहीं। इस 2023 के अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। रीजनिंग पे धावा बोला, उसके बाद अंग्रेजी किया मैंने, और जब मेरा 42 क्वेश्चन के करीब, 43 क्वेश्चन के करीब हो गया था, तब मैं मैथ्स पे गया। और भाई मैथ्स में मेरे बचे थे कुछ 20 मिनट मैथ्स करने के लिए। वहां पर इतनी दिल को तसल्ली हुई कि भाई अगर मैथ्स छू लेता मैं, आई वुड हैव फेल्ड इन सीसैट। तो एक बात बताता हूं, देखो यहां पर अपना बखान करने नहीं आयो, ये बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं कि औकात अगर पता हो, MBA में 99.99 कैट में परसेंटाइल आया है आपका, 100 परसेंटाइल वाले हो आप, डजेंट मैटर। अगर नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ो, नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ो। जिनका मैथ स्ट्रांग है वो क्या कर सकते हैं? ओके, ऐसा तो नहीं है कि रीजनिंग और इंग्लिश करना है आपको, मैथ स्ट्रांग है तो कुछ तो एक्सप्लॉइट करोगे। तो उसमें देखो, गिव 30 सेकेंड्स टू क्वेश्चन। अगर एक बार में बन गया
एक बार में बन गया तो बना लो, बाकी छोड़ दो। एक बार में बन गया तो बना लो, बाकी छोड़ दो। ओके, ये वाला आपको दिमाग में रहना है। और बैंक अपॉन रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग बहुत टफ नहीं हो सकता है। और इंग्लिश, स्पेशली जिनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, आप रीजनिंग और इंग्लिश अच्छे से करके जाओ, और रीजनिंग और इंग्लिश के बदले आप निकाल सकते हो। मैथ्स में क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अभी से स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। जैसे टाइम एंड वर्क। ओके, लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी आती है, इतने टफ क्वेश्चन आ जाते हैं टाइम एंड वर्क से कि एक एवरेज एस्पिरेंट नहीं बना सकता है। उस केस में मैं यही बोलूंगा, एफर्ट डालो, कर्म कर सकते हो आप। गीता में बोला गया है ना, कर्म कर्म करो, कर्म फल की चिंता मत करो। अपना कर्म कर लो, मैथ्स बना लो। अरुण शर्मा की किताब आती है, और उसके साथ आपको मैं गाइडेंस डॉक्यूमेंट करके दूंगा। उसमें क्या रहेगा, हाउ टू सॉल्व वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें चेस बोर्ड वाला क्वेश्चन कैसे करना है, क्यूब वाला क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, ये चीज जो है, ये चीज जो है वो मैं आपको गाइडेंस डॉक्यूमेंट करके दे दूंगा। बात चल रही है मेरी कुछ लोगों से। ओके, दे विल बी मेकिंग दैट गाइडेंस डॉक्यूमेंट, और वो आपको मैं एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दे दूंगा। लेकिन यहां पर ज्यादा आप मैथ्स को, क्वांट को, उस पर भरोसा मत करना, और आप रीजनिंग और इंग्लिश पे खेलो। इंग्लिश वीक है तो आप क्या कर सकते हो, डेली हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो। और सबसे एक अच्छा टिप देता हूं इंग्लिश के लिए, अगर आपको थोड़ा सा रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो उसमें करना क्या है कि जो अंग्रेजी में लाइन पढ़ते हो, ऑन स्पॉट ट्रांसलेशन शुरू कर दो माइंड में। जब आप ट्रांसलेट करोगे, एक बार करके देखना, जब आप उस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन करते रहोगे तो अच्छा समझ में आएगा। ओके, एंड हैव अ पेंसिल विथ यू, और इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करते रहो। इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करते रहो। एक और चीज बताता हूं, आप एक और चीज कर सकते हो कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या कर सकते हो कि पहले क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लो, और क्वेश्चंस को रीड करके एंड देन आइडेंटिफाई व्हाट दे वांट। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं पढ़ना, पूरा पढ़ना है, बिकॉज रीजनिंग सॉरी कॉम्प्रिहेंशन भी अब डाइसी हो रहा है। अनलेस एंड अनटिल यू हैव रेड द एंटायर थिंग, यू कैन नॉट डू अ कनेक्शन विद द क्वेश्चन। पहले की तरह नहीं रह गया। यहां सीसैट में प्रॉब्लम पता है क्या है, सीसैट में प्रॉब्लम ये है कि जब सीसैट वाज पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन, जब सीसैट ऐड होता था तो सीसैट वाज इजी, बहुत इजी था। कोई भी नॉर्मल कैंडिडेट आराम से 100+ स्कोर कर सकता था। इंजीनियर्स यूज टू स्कोर 180 190, बिकॉज बहुत आसान आता था सीसैट, बहुत इजी। लेकिन जब उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट हुआ, तो सीसैट को क्या किया, यूपीएससी ने क्वालिफाइंग कर दिया, लेकिन एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी। एंड अभी तो लोग बोल रहे हैं, इट इज अ र्यूमर दैट ओनली 84,000 पीपल आउट ऑफ 5 लाख वेयर एबल टू क्वालिफाई सीसैट। तो सीसैट के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 10 क्वेश्चन डेली, 10 क्वेश्चंस डेली। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर, मृणाल सर की दिशा करके आता है, या अरिहंत का, कोई भी मंगा लो अमेजोन से। दूसरा, दूसरा क्या कर सकते हो, अरुण शर्मा की क्वांट की किताब आती है, अरुण शर्मा की क्वांट की किताब कर सकते हो। तीसरा, आप डेली प्रैक्टिस शीट जो आपको मिलेगा, ओके, डेली प्रैक्टिस शीट वगैरह जो आपको मिलेगा आप उससे कर सकते हो, जो आपको एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मिलेगा। एम आई क्लियर? अब सुनो, ओके, अब जो है आपको मैं बता देता हूं अबाउट द प्रोग्राम। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो यहां प्रोग्राम पे देखो। ऑल राइट,